गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चर्चा का विषय है नारीवाद, फेमिनिज्म, जो कि पुरुषवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत हम नारीवाद के विभिन्न चरण, नारीवाद के आशय और नारीवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। नारीवाद शब्द 20वीं शताब्दी से संबंधित शब्द है, परंतु इससे पहले भी नारीवाद से जुड़े विचारों को विभिन्न संस्कृतियों में बताया गया है तथा प्राचीन यूनान, चीन व भारत की सभ्यताओं में इनका वर्णन मिलता है। जैसे कि क्रिस्टाइन डी पिशान की एक रचना बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, जिसकी रचना 1405 ईस्वी में इटली में हुई थी, में प्रसिद्ध महिलाओं की कृतियों की चर्चा की गई थी तथा महिलाओं के शिक्षा व राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया गया था। आधुनिक नारीवाद पर पहली रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसकी रचना 1792 ईस्वी में हुई थी और इसके रचनाकार मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट थी। नारीवाद एक आंदोलन के रूप में हम कह सकते हैं कि विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। नारीवाद के इन चरणों की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यह मुख्य रूप से 3 चरणों से होकर एक आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आया। इसका पहला चरण 1830 के दशक के आसपास आरंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग पर जोर दिया गया था। 1920 ईस्वी तक इस चरण में महिलाओं के लिए मताधिकार की प्राप्ति कर ली गई थी। तब तक पश्चिमी जगत के बड़े बड़े राज्यों में महिला मताधिकार प्राप्त हो चुका था। लगभग 40 वर्ष बाद यानी कि 1960 के आसपास नारीवाद से जुड़ा दूसरा चरण देखा जा सकता है। इस चरण में पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता पर जोर दिया गया था तथा यह मांग की गई थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान कार्य, समान वेतन का अधिकार हो, कामकाजी मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो और इसके साथ साथ महिलाओं को गर्भपात की अनुमति हो, बच्चे हो अथवा ना हो यह निश्चय करने का अधिकार महिलाओं के पास हो। और इसी प्रकार यदि तीसरे चरण की बात की जाए तो तीसरा चरण 1980 व 1990 के दशकों के साथ एवं दूसरे चरणों के विस्तार के रूप में नारियों की स्वतंत्र पहचान की मांग के रूप में देखा जा सकता है। नारीवाद अपने शत्रुओं से प्रभावित तथा उनसे नियंत्रित धारणा है। अफ्रीका के कुछ भागों में नारीवाद अंग छेद के विरुद्ध एक संघर्ष था। इसी प्रकार मध्यकालीन युग में यह जादू टोना करने वाले महिलाओं के जीवित रहने की मांग से संबंधित था। पश्चिमी विश्व में लगभग 100 वर्ष पहले यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार, तलाक की सुविधा तथा कानूनी रूप में एक वयस्क होने की मांग का प्रतिपादन था तथा आज के पश्चिमी संसार में यह लिंग भूमिका और यौन पक्षपात की आस्थाओं व विश्वासों के विरुद्ध संघर्ष है। इन सब में जो एक समान विचार उभर के आ रहा है वह यह नहीं है, जैसा कि जॉन ग्रे ने कहा है, कि पुरुष मंगल ग्रह से हैं तथा महिलाएं शुक्र ग्रह से, या ना कि महिलाएं निकृष्ट तथा पुरुष उत्कृष्ट हैं। अपितु यह विचार है कि ऐसी कोई विशेषताएं नहीं होती है जो केवल पुरुषों अथवा महिलाओं की होती है। नारीवाद लिंग अंतर को कम करता है और हम कह सकते हैं कि वह लिंग अंतर को किसी भी रूप में नहीं बढ़ाता है। नारीवाद पुरुषवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया या हम कह सकते हैं कि विद्रोह के रूप में सामने आया, क्योंकि पुरुषवाद नारी और पुरुष के संबंधों में
पुरुष की उच्च स्थिति तथा नारी पर पुरुष की श्रेष्ठता और प्रभुत्व का विचार है। पुरुषवाद नारी और पुरुष के समान व्यक्तित्व, समान अधिकार और पुरुष से पृथक नारी के जीवन, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और सत्ता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि इस बात पर बल देता है कि जीवन के प्रत्येक चरण और स्थिति में स्त्रियों को पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना तथा पुरुष के अधीन रहते हुए स्त्रियों को अपना जीवन व्यतीत करना है। और इससे आगे पुरुषवाद ने अपने उग्र रूप में जमीन, मकान और पशुधन की तरह स्त्री को भी अपनी संपत्ति माना तथा परिवार की सीमा में तथा उसके बाहर उस पर सभी प्रकार के अत्याचार किए तथा उसे मात्र उपभोग योग्य वस्तु माना। अब यदि बात की जाए कि नारीवाद वास्तव में क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नारीवाद सामान्य तौर पर वह विचारधारा और आंदोलन है जिसका उद्देश्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान दिलाना। परंपरागत रूप से और समकालीन जीवन में भी महिलाओं को अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति ही प्राप्त है। नारीवाद का लक्ष्य है इस अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति को समाप्त कर नारियों को परिवार, समाज, राज्य और समूचे विश्व के स्तर पर पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाना। नारीवाद उल्फ और फ्राइड के सिद्धांतों को निरस्त करके लैंगिक समानता का पक्षधर है। इसके अनुसार शक्ति, योग्यता, कार्यक्षमता अथवा अन्य किसी भी दृष्टि से नारी पुरुषों से निम्नतर नहीं है। नारीवाद के अनुसार पुरुष के समकक्ष स्थिति नारी का हक है, अधिकार है। नारी इस स्थिति को प्राप्त कर सके, इसके लिए नारीवाद सभी स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की मांग करता है। नारी को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त करने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना होगा तथा लक्ष्य की प्राप्ति नारी एकता और नारी सशक्तिकरण के आधार पर ही संभव है। अतः नारीवाद इस बात का आह्वान करता है कि पैतृक संरचना के चलते पुरुष प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त कर समाज में समानता और सम्मान का स्थान प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो नारीवाद नारी समानता, नारी एकता और नारी सशक्तिकरण का आंदोलन है। नारीवाद की मांग है कि नारी को अपना हक, अपने अधिकार और अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए। नारीवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन है। कुछ देशों में यह अपने विकास के उच्च स्तर पर आ गया है और कुछ देशों में अपेक्षाकृत कम विकसित स्तर पर है। नारीवाद उल्फ और फ्राइड के सिद्धांतों को निरस्त करके इक्वलिटी ऑफ सेक्स के सिद्धांत के आधार पर स्त्री पुरुष दोनों को समान धरातल पर स्थापित कर स्त्री और समाज को समस्त व्यवस्था में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए तत्पर है। सिमोन दी बोआ की एक प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स में विस्तार से बतलाया गया है कि स्त्री पुरुष का भेद समाजीकरण का परिणाम है। समाजीकरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग नारीवाद है। सिमोन दी बुआ का सिद्धांत है अ वोमैन इज मैड नॉट बोर्न। यहाँ वोमैन का अर्थ है वीक वोमैन, यानी कि हम कह सकते हैं अबला नारी, यानी कि नारी जो है वो अबला के रूप में जन्म नहीं लेती बल्कि उसे बनाया जाता है। एक अवधारणा के रूप में हम कह सकते हैं कि नारीवाद एक ऐसा विश्लेषण है जो बताता है कि महिलाओं के साथ क्यों तथा कैसे अत्याचार व उनका शोषण क्यों किया जाता है। यह समाज का ऐसा स्वरूप है जो महिलाओं को उनसे अलग स्वरूप में देखता है तथा उनकी समाज में गौण स्थिति से उनको मुक्त करना चाहता है।
यह एक ऐसा विश्वास है जो महिलाओं को उनके दमन करने वाले समाज से आजाद करना चाहता है। इस प्रकार वस्तुतः नारीवाद पितृतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया एवं विद्रोह है। यह पुरुष प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज है तथा यह इस विचार का खंडन है कि महिलाएं पुरुषों के लिए उपभोग या ऐश का साधन है। इसी प्रकार एक विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं के साथ हुए शोषण का अंत चाहता है तथा इस विचार का विरोध है कि महिलाएं संपूर्ण मानवीय स्वरूप से निम्न हैं। एक आंदोलन के रूप में यह समस्त तथ्यों को पुनः परिभाषित करना चाहता है तथा सार्वजनिक निजी संरक्षण के भेद की समाप्ति चाहता है। अब यदि नारीवाद के लक्षणों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि लिंग विभेद नारीवाद के लक्षणों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नारीवादी लिंग भेद को प्राकृतिक न कहकर राजनीतिक मानते हैं। एलिस्टेन के रचना का सार भी यही है। पुरुषों का क्षेत्र बाहरी अर्थात सार्वजनिक है तथा महिलाओं का क्षेत्र निजी। नारीवाद इस भेद का अंत चाहता है। महिलाओं की मुक्ति का अर्थ यह होगा कि वे सार्वजनिक जीवन में पुरुषों की तरह प्रवेश कर सके तथा इसका अर्थ यह भी होगा कि निजी जीवन के सभी दायित्व राज्य, समाज अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार नारीवाद का एक प्रमुख लक्षण है पितृतंत्र का विरोध। नारीवाद का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी नारीवादी पितृतंत्र का उन्मूलन चाहते हैं। उनके अनुसार पितृतंत्र के अंत का अर्थ होगा यौन उत्पीड़न की समाप्ति, पुरुष आधिपत्य का अंत, जिसे मिलेट ने पितृतंत्रीय सरकार कहा है, जिसमें जनसंख्या का आधा भाग जो महिलाओं का होता है वह दूसरे आधे भाग अर्थात पुरुषों के नियंत्रण में होते हैं। बहुत से नारीवादियों का मानना है कि पितृतंत्र के उन्मूलन का अर्थ है महिलाओं को पुरुषों की भांति बनाना। नारीवादी यौन व लिंग में स्पष्ट भेद पर बल देते हैं। उनका मत है कि यौन विभेद जैविक होने के कारण प्राकृतिक है, जबकि लिंग विभेद सामाजिक होने के कारण बनावटी है तथा यह विभेद सभी सामाजिक त्रुटियों का मूल कारण है। नारीवादी लिंग विभेद का विरोध नहीं करते। उनका मत है कि यौन के आधार पर विभेद किसी भी दृष्टि से महिलाओं को क्षति नहीं पहुंचाता और न ही इस कारण उनका सामाजिक भाग्य बनता व बिगड़ता है। स्त्रियां माताएं होती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें मातृत्व के दायित्वों को निभाना आवश्यक हो। बच्चों को पालना, शिक्षा देना तथा उनकी देखरेख करना तथा अन्य घरेलू कार्य पुरुष द्वारा भी किए जा सकते हैं अथवा उन्हें स्थानांतरित किए जाने चाहिए। नारीवादियों का मानना है कि समाज को इन जिम्मेदारियों को स्वयं ले लेना चाहिए। अनेक नारीवादियों का विश्वास है कि यौन के आधार पर पुरुषों व महिलाओं में भेद अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है तथा ऐसे विभेद लिंग भेदों की ना तो सही व्याख्या करते हैं और ना ही उसका कोई औचित्यता दर्शाते हैं। ऐसा तर्क दिया जाता है कि सभी व्यक्ति बिना यौन भेदभाव के एक जैसे तत्व रखते हैं तथा उन सब में पुरुष व स्त्री होने के अपने अपने लक्षण होते हैं। नारीवाद का उद्देश्य व्यक्तित्व की प्राप्ति है। लिंग विभेद तो सामान्यता व पूर्णता बनावटी होते हैं। नारीवाद के प्रमुख प्रकार या रूप मेजर काइंड्स और फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद के प्रमुख रूप से 3 रूप या प्रकार है, जिनमें पहला है उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद लिंग समानता में विश्वास करता है और एक सेक्स द्वारा सेक्स को अपने अधीन करने या नारी को समान स्तर का मानव प्राणी ना समझते हुए उसे काम संबंधों का एक साधन मात्र मानने की धारणा का विरोध करता है। उदारवादी नारीवाद के अनुसार नारी का मुख्य कार्य क्षेत्र तो घर है, लेकिन इच्छा, आवश्यकता और परिस्थितियों से प्रेरित होकर यदि कोई स्त्री घर के बाहर कोई भूमिका निभाती है तो परिवार, समाज और समस्त व्यवस्था द्वारा इस स्थिति को पूरे मन से
स्वीकार किए जाने चाहिए। इनके अनुसार जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पंक्ति, व्यक्ति अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर संप्रभु है, यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से और समान सीमा तक लागू होती है। इसी प्रकार नारीवाद का दूसरा प्रमुख रूप है मार्क्सवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सवाद के अनुसार नारी शोषण के दो कारण हैं, जिनमें पहला कारण है पैतृक सत्ता पर आधारित परिवार और समाज व्यवस्था। दूसरा है निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व की इस व्यवस्था के कारण नारी के श्रम का उपयोग मूल्य तो है, परंतु विनिमय मूल्य नहीं है। स्त्री के कार्य का मुद्रा के रूप में कोई भुगतान नहीं होता तथा इस बात ने स्त्री को पुरुष के अधीन बना दिया है। इसी प्रकार नारीवाद के तीसरा रूप है रेडिकल फेमिनिज्म, उग्रवादी नारीवाद। नारीवाद का यह सर्वाधिक आक्रोशपूर्ण एवं उग्रवादी रूप है। उग्रवादी नारीवाद ने यह प्रतिपादित किया कि नारियों की दयनीय स्थिति का मूल कारण पुरुष की प्रभुत्ता वाली समाज है। यह पुरुष प्रधान समाज अपने को विवाह और परिवार संस्था के माध्यम से संपोषित करता रहता है। इस प्रकार पैतृक समाज की जड़ें समाज के आर्थिक कारकों में नहीं बल्कि जीव विज्ञान में है। महिला की प्रजनन क्षमता इसका आधार है। महिलाओं की मुक्ति तभी संभव है जब जैविक परिवार यानी कि बायोलॉजिकल फैमिली की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात यह सामाजिक संगठन का आधार ना रहे। विवाह के आधार पर बच्चों के जन्म और परिवार में बच्चों के पालन पोषण के स्थान पर उग्रवादी नारीवाद स्वतंत्र सेक्स और बच्चों की सामूहिक देखभाल की वकालत करता है। यह मार्ग ही मातृक सत्ता को जन्म देगी। रेडिकल फेमिनिज्म आक्रोशपूर्ण मात्र सैद्धांतिक अतिरंजना मात्र है तथा सैद्धांतिक दृष्टि से भी नारीवादियों के एक छोटे समूह की मानसिक उपज है। नारीवादियों ने व्यापक रूप से या सामान्य रूप से इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार हम पाते हैं कि मार्क्सवादी नारीवाद की इस बात को भी स्वीकार कर पाना संभव नहीं है कि पैतृक समाज और पूंजीवादी व्यवस्था परस्पर निर्भर स्थितियां हैं। नारी मुक्ति और मार्क्सवादी समाज में कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर पाना संभव नहीं है। अतः नारीवाद के इन तीनों रूपों में उदारवादी नारीवाद को ही नारीवाद की सामान्य रूप से स्वीकृत स्थिति समझा जा सकता है।